Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मलेशिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी प्लेसेस आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्लेसेस को मैं कह रहा हूं मैप में जाकर देख लो, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। लगातार वो एक साल से चर्चा में है। मलेशिया जो एक कंट्री है, ये जून 2021 में चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि मलेशिया एक बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर बना था टू इंडिया, इस वजह से। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितने भी प्लेसेस अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2003 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बैटल ऑफ धर्मत लड़ी गई थी किस किस के बीच में, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए बोलता है मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, ऑप्शन बी बाबर एंड अफगान्स, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड दारा शिकोह, या फिर ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है हमेशा की तरह, और जिसको नहीं पता है वो जाकर सर्च करे। सर्च करने पर आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। और एटलीस्ट सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बिल चर्चा में है, और वो बिल किस बेसिस पर लाया जा रहा है कि जो वेमेन की मैरिज एज है उसको 18 से इंक्रीज करके 21 किया जाएगा। 18 से 21 करने के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पर इसको 21 कर तो रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लस बहुत सारे लीडर्स इसको अपोज भी कर रहे हैं। अलग अलग बॉडीज़ के लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि अगर ये काम हो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं पर्सनल लॉस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कंट्री के अंदर मेंशन्ड है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना यह है कि जब एक 18 साल का व्यक्ति अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकता है बाय वोटिंग, तो क्यों यहाँ पर गर्ल्स की एज को बढ़ाया जा रहा है, खासकर मैरिज एज को। तो यहाँ पर इस प्रकार से ओपोजिशन भी काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनकी जो लीडर है स्मृति ईरानी, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा ने अभी कल के दिन ही क्या किया, ये जो बिल है इसको भेज दिया है एक स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब यहाँ पर ये जो बिल है इसके ऊपर आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी। और इनका कहना यह है, खासकर किनका, जो स्मृति ईरानी है, इनका कहना यह है कि जो एज ऑफ मैरिज है ये यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल होनी चाहिए सभी रिलीजियंस, कास्ट, क्रीड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सेक्शन के ऊपर यहाँ पर ये एज को आप बढ़ाओगे, सभी के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल होगी, ये इनका कहना है। और इसके बेसिस पर क्या होगा, एक बिल लेकर आया जाएगा और वो जो बिल है वो अमेंडमेंट करेगा। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बदलाव करेगा अलग अलग रिलीजियन मैरिजेस के एक्ट में। आपको मालूम होगा चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सबके यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैरिजेस हैं उसके लिए अलग अलग एक्ट बने पड़े। तो सभी के अंदर यहाँ पर चेंजेस करने के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये जो मैरिज का क्राइटेरिया है वो सभी कास्ट के ऊपर, सभी रिलीजन्स के ऊपर, सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर अप्लीकेबल होना चाहिए। ये यहाँ पर स्मृति ईरानी जी का कहना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला बिल लाया जाएगा जो कि अमेंडमेंट करेगा, बदलाव करेगा। कौन कौन से बिल में, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, उसका स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और उसके बाद फॉरेन मैरिज एक्ट 1956, सभी के अंदर बदलाव होगा। उसके बाद एट द लास्ट ये बोलती हैं कि आज के टाइम पर हम लोग ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर हैं जो कि एक तरीके से 75 ईयर्स 75 साल पीछे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्वल राइट्स नहीं दे पाए मैन एंड वेमेन को।
तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देख पाओगे। क्या इस आर्टिकल में इनफ चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बिल्कुल नहीं, अभी आपको और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खासकर ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है? जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, हेल्थ, जेंडर, ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इनसे आप लोग इसको रिलेट करना। अगर हम लोग इस पूरे एक्ट का इतिहास देखें तो किस बेसिस पर हम लोग इसको इंक्रीज करते हुए आए, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखो, पहले क्या हाल था मैरिज को लेकर, आज के टाइम पर क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्ट्री देखते हैं। तो जो इंडियन पिनल कोड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर आप कह सकते हो इनेक्ट किया गया, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो 1860 है, 1860 में हुआ क्या था, आईपीसी के तहत जो भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स होगा वो क्रिमिनलाइज होगा। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, किसकी मतलब किस कैटेगरी के अंदर, कोई गर्ल है बिलो द एज ऑफ 10, मतलब 10 साल से कम उम्र की कोई यहाँ पर गर्ल है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है तो यहाँ पर वो क्रिमिनलाइज किया जाएगा, मतलब एक तरीके से वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोविजन ऑफ रेप है, इसको भी अमेंड किया गया था, इसके अंदर भी चेंजेस करे गए थे 1927 में, एक एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 से। फिर उसी के बाद क्या बोला गया, जो मैरिज है यहाँ पर, किसी भी जो गर्ल की मैरिज है अगर वो 12 साल से कम उम्र में होती है तो वो इनवैलिड कहलाएगी। तो मतलब कि आप कह सकते हो 1860 के आसपास, 1927 के आसपास यहाँ पर मैरिज को लेकर चर्चा हुई और बताया गया कि जो 12 साल से कम उम्र की लड़की है, अगर आप इसकी शादी करते हो तो यहाँ पर ये एक इनवैलिड मैरिज कहलाएगी। उसके बाद 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट यहाँ पर आया, और इस एक्ट के बेसिस पर क्या बोला गया कि देखो, जो लड़की है उसकी 16 साल की उम्र होनी चाहिए और लड़के की 18 साल की। मतलब ठीक है, मतलब 16 साल और 18 साल यहाँ पर सेट किया गया। ये एज क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया गया था। इस बेसिस पर अगर गर्ल 16 ईयर्स की है, बॉय 18 ईयर्स का, तो यहाँ पर मिनिमम एज है, इस पे बेसिस पर आप लोग शादी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर इससे कम उम्र होती है देन वो आएगा एक चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी के अंदर। उसके बाद जो ये लॉ आया था उसको हम लोग शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसके अंदर फिर से अमेंडमेंट हुआ। 1978 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसके बेसिस पर क्या हुआ आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट में जो गर्ल है उसकी जो मिनिमम एज है वो 18 रखी गई थी, और जो बॉय है उसकी मिनिमम एज 21 रखी गई थी। इतनी एज में यहाँ पर ये मैरिज कर सकते हैं, अगर जो कि ये जो चीज़ें आज के टाइम पर भी फॉलो होती हुई आ रही हैं, वही यहाँ पर आप कह सकते हो 1978 में इसको लेकर ये अमेंडमेंट हुआ था। अगर इससे कम उम्र में यहाँ पर शादी होती है देन ये आएगा चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो अलग अलग एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर। ठीक है, मैरिज को लेकर अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट किसके लिए है? यह है इंटरफेथ रिलीजन के लिए, मतलब कि कोई यहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन के अगर आपस में मैरिज कर लें तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना हुआ है 2006 का। तो ये सारे एक्ट के ऊपर यही चीज़ अप्लीकेबल होती है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज है गर्ल की वो 18 है और बॉय की मिनिमम 21 है, इससे अगर कम होती है तो वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी के अंदर आएगा ही आएगा। ये हुआ। लेकिन आप देख पाओगे हिंदूज़ के लिए अलग सा एक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है हिंदू सेक्शन 5, हिंदू का जो एक्ट है बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया, 18 और 21 मिनिमम एज। देन उसके बाद अलग अलग रिलीजन के अंदर अलग अलग चीज़ें मेंशन है। इस्लाम के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर एक तरीके से जो मैरिज है, मैरिज आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर बोला गया है कि जो माइनर है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर माइनर है, अगर यहाँ पर उसकी जो मतलब जो क्राइटेरिया प्यूबर्टी का क्राइटेरिया आ जाता है, मतलब कि यौन अवस्था आ जाती है, देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैरिज की जाती है तो वो वैलिड कहलाएगा। तो यहाँ पर वो आपको इस्लाम लॉ के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई थी। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपने सोची है कि ये जो एज क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है, 18 साल से 21 साल किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है ना कि जो कम उम्र में यहाँ पर लड़की की शादी कर देते हैं उसकी वजह से यहाँ पर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आती है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें बहुत सारी यहाँ पर डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। डिफेक्ट्स कैसे? आप कह सकते हो कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी होती है और इसके बेसिस पर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन और ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती हुई चली जाती हैं। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू, जिसको पब्लिश किया गया था 2019 में। इन्होंने बताया जो भी यहाँ पर बच्चे जन्म ले रहे हैं 10 से 19 साल की, आप कह सकते हो कि फीमेल से 10 से 19 साल की कोई भी एडोलेसेंट मदर से, ठीक है, अब यहाँ पर इनसे यहाँ पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके अंदर हमने देखा है चाइल्ड स्टंटिंग की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी शॉर्टर देखने को मिलेगा।
प्लस यहाँ पर अगर हम इसी को कंपेयर करें, जो कि महिलाएं 20 से 24 साल की हैं, ठीक है, या 25 साल की आपको महिला देखने को मिलेंगी, अगर यहाँ पर इनसे कोई एक तरीके से बच्चे ने जन्म लिया है तो वो ज़्यादा बेटर है, उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड मैरिज या फिर कम उम्र में शादी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो इफेक्ट है मैल न्यूट्रिशन के ऊपर प्लस यहाँ पर न्यूट्रिशन के ऊपर, वो ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। और इसी के बेसिस पर एक कमेटी वगैरह बनाई गई थी। आपको मालूम होगा कि हम लोग चेक करें कि आखिरकार क्या सिचुएशन है, तो जया जेटली कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी ने भी यही बताया था कि बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत है कि मैरिज का क्राइटेरिया इंक्रीज़ किया जाए, अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो एग्जैक्टली हमने देखने को मिलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चा जन्मा है उसकी डेथ हो जाती है जन्म के बाद ही, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आज के टाइम पर ये बिल के ऊपर काम हो रहा है। बिल में क्या बोला गया, आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। अगला जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये बात करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के ऊपर। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल है, आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ये आर्टिकल आज एडिटोरियल पर कवर किया गया है, तो एडिटोरियल पर हम लोग इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। अगला आर्टिकल बात करता है यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि आप लोगों को मालूम है अभी रिसेंटली क्या हुआ था। श्रीलंका ने इंडिया के 55 फिशरमैन्स को अरेस्ट किया था। देन उसके बाद आप देख पाओगे फिर से ये काम किया गया। श्रीलंका ने अगेन यहाँ पर 13 मोर इंडियन फिशरमैन को डिटेन कर लिया है, उनको भी यहाँ पर कस्टडी में ले लिया है। तो यहाँ पर इस वजह से जो इश्यूज़ हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए आ रहे हैं। तो 13 इंडियन फिशरमैन्स को यहाँ पर आप कह सकते हो जो कि बिलोंग करते थे पुदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट से, या फिर यहाँ पर मयिलादुतुराई डिस्ट्रिक्ट से, जो कि तमिलनाडु के हैं, यहाँ से जो बिलोंग करते थे, इनको अरेस्ट किया गया श्रीलंकन नेवी के थ्रू मंडे में। और यहाँ पर क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर इन फिशरमैन ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया था, ठीक है, एक तरीके से श्रीलंका की टेरिटरी में यहाँ पर एंटर कर चुके थे। वहाँ पर उसी के बेसिस पर श्रीलंका ने इनको अरेस्ट किया। तो अभी 55 वो, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो 13, ये लगभग 68 लोगों को अरेस्ट कर चुका है। 68 फिशरमैन को श्रीलंका अरेस्ट कर चुका है। और ये अपने आप में एक कंसर्न है, क्योंकि तमिलनाडु में इसी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये सिचुएशन कब हो रही है पता है, जब श्रीलंका को मतलब इतनी मदद की ज़रूरत है, और डेफिनेटली इंडिया इतनी मदद प्रोवाइड करवा भी रहा है, ठीक है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे श्रीलंका के अंदर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। फूड क्राइसिस के साथ साथ उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी खत्म हो चुका है। इस बेसिस पर इंडिया ने काफ़ी सारी हेल्प भी प्रोवाइड करवाई है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर इस प्रकार के मूव लिए जा रहे हैं। और जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, ठीक है, इनका भी कहना यही है कि जिन्होंने यहाँ पर बातचीत करी, उन्होंने बोला है कि आप लोग बात करो और प्लस यहाँ पर जो मुद्दा है इसको सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया है। प्लस उसके बाद जो बहुत सारी नाव होती हैं उनको भी यहाँ पर सीज़ कर लिया है, उनको भी जब्त कर लिया गया है, ठीक है। तो ये इशू देखने को मिलता है। तो अब इस बेसिस पर अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ इंडिया श्रीलंका के बीच में फिशरमैन इशू है, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बताना है। तो क्या क्या इशू है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे नए व्यूअर्स आते हैं, तो उनको लिए यहाँ पर मैं इसको वापस से रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो आर्टिकल यहाँ पर ये GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सिलेबस में एक पोर्शन है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासकर फिशरमैन को लेकर, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है डिप्लीटिंग रिसोर्स इन इंडियन रीजन। खासकर देखो आपको मुद्दा ये देखने को मिलेगा, जब आप लोग ये वाला मैप देखते हो, ऊपर आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, और नीचे आपको यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिलेगा, और बीच में ये पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है, पाक स्ट्रेट वाला एरिया होगा। अब क्या है, इन दोनों के बीच में जो ये बीच वाला रीजन है, ठीक है, इसमें एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन आएगी, उसके अंदर का एरिया इंडिया के टेरिटोरियल वाटर है, इंडिया के अंडर में है, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाहर जब आप क्रॉस कर जाओगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका की टेरिटरी आ जाएगी। तो होता क्या है, ऊपर तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के जो फिशरमैन्स हैं वो यहाँ पर फिशिंग करने आते हैं। फिशिंग करने क्यों आते हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी डिप्लीट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, और इधर से जो है मछलियाँ, फिशेस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिशिंग करते 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 मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी, श्रीलंका की टेरिटोरियल वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। दैट इज़ वाई जो श्रीलंकन इंडियन नेवी है वो यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लेती है। ये यहाँ पर इशू देखने को मिलता है, और ये इशू आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि एक बार श्रीलंका नेवी को वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग देकर उनको वापस से भेजना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली यही होता है इंडिया के साथ, जब भी ये डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर इंडिया एक बार वार्निंग ज़रूर देता है। तो यहाँ पर वार्निंग यहाँ पर ये लोग देते नहीं हैं, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि गोली चलाना या फिर इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं।
ये इशू हुआ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आप देख पाओगे जो है ट्रॉलर्स आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ाए गए हैं। ट्रॉलर्स मतलब यहाँ पर इस प्रकार की बोट होती है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप उसको देख के समझ पाओगे। ठीक है, ये आप इमेज देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पर कैसे एक तरीके से फिशिंग की गई आपको ये दिख रहा होगा। होता क्या है, जो बोट है इस बोट के पीछे एक जाल बांध दिया जाता है, एक नेट बांध दिया जाता है, और वो जो जाल है वो पानी के अंदर उसको खींचा जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, पानी के अंदर वो एक तरीके से पूरी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, उसमें पहिए लगे हुए होते हैं। अब उसको खींचा जाता है बोट के साथ साथ, तो वो जाल जो है अपने आप में सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी करती हुए लेकर चला जाता है। अब इससे क्या होता है, फिशेस तो आई है साथ में, लेकिन अब मछलियाँ के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जो नीचे पूरा का पूरा मैरीन इकोसिस्टम है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, तो फिशेस के अलावा वो सारे प्लांट्स एनिमल्स भी डैमेज होते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर ये इशू भी सबसे बड़ा है। तो आज के टाइम पर जो इंडियन फिशरमैन्स हैं वो ट्रॉलर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर श्रीलंका की टेरिटरी में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीलंका बोलता है यहाँ से सारी मछलियाँ खींच के ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंका ने भी एक तरीके से ट्रॉलिंग वगैरह को बैन भी कर रखा है, और यहाँ पर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर एक और इशू निकल कर आता है। उसके बाद यहाँ पर और क्या, उसके बाद ये देख पाओगे एग्जैक्टली कि आज के टाइम पर देखा श्रीलंकन नेवी ने बहुत सारे लोगों को, देखो ये जो डेटा है ना ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2017 में श्रीलंकन नेवी ने लगभग 450 इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद 2018 के अंदर 156। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये डेटा थोड़ा सा कम हुआ है, 2019 के अंदर 210 को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद आप देख पाओगे अभी 2021 के अंदर भी अभी ये सिचुएशन सुधरी नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो यहाँ पर ये जो फिशरमैन्स हैं इनके जीवन के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख पाएंगे। प्लस एक और इशू ये निकल कर आ चुका है कि श्रीलंका नेवी ने अपनी जो मॉनिटरिंग है वो बढ़ा दी है, मतलब कि ये लोग दस्तक ज़्यादा मारने लगे हैं, पेट्रोलिंग ज़्यादा करने लगे हैं। उसके बेसिस पर यहाँ पर जब ये मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बेसिस पर जब भी देखते हैं कि हाँ कोई फिशरमैन वहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहा है तो उसको इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कुछ इश्यूज निकल कर आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो गुपकर है, गुपकर अलायंस खासकर ये जो संगठन है क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी जो गुपकर है इन्होंने यहाँ पर कॉल ये लगाई है एक तरीके से कि प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये लोग 1 जनवरी से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा अभी डीलिमिटेशन कमीशन बैठा, कल ही मैंने आपको डीलिमिटेशन के बारे में पढ़ाया था। उसके बेसिस पर बताया गया कि जो कुछ सीट्स हैं खासकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए आप देख पाओगे खासकर कुछ सीट्स को इंक्रीज़ किया गया है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 1 जनवरी से कह रहे हैं कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो 6 सीट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू के डिवीजन के अंदर बढ़ाई गई हैं और 1 सीट यहाँ पर कश्मीर के लिए बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए प्रोटेस्ट किया जाएगा, और इनका कहना यह है कि अभी भी चीज़ें सही से सुधरी नहीं है। ठीक है, और इनका कहना यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ये चीज़ें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है गुपकर अलायंस या फिर गुपकर डिक्लेरेशन। अब बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि आखिरकार ये गुपकर डिक्लेरेशन क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी लंबे समय से करंट अफेयर के फील्ड में हैं उनको मतलब पढ़ रहे हैं, उनको तो पता होगा कि एग्जैक्टली क्या है गुपकर डिक्लेरेशन। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगस्त 22 2020 यहाँ पर यह दिन था जब 6 पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को साइन किया, और यहाँ पर इन्होंने अपने आप में ही सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक साथ इकट्ठी हो गई और अपने आप में एक संगठन बनाया। ठीक है, और ये संगठन क्यों बनाया गया था? ताकि यहाँ पर जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उसको वापस से रीस्टोर किया जाए। आपको मालूम होगा क्योंकि ये संगठन बनाया गया 2020 में, और इससे पहले ही मतलब ये 2020 में गुपकर डिक्लेरेशन 2 बनाया गया था। इससे पहले भी गुपकर डिक्लेरेशन बन चुका था। गुपकर डिक्लेरेशन इसलिए बना था ताकि आपको मालूम होगा इंडिया ने 2019 में क्या किया था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, इसको इनॉपरेट किया, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन 2 यूनियन टेरिटरीज को बना दिया था, है ना। तो उसको वापस से रिस्टोर करने की मांग करते हैं। इनको बोलते हैं कि जैसे चीज़ें पहले थी वैसा कर दिया जाए, वापस से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये उन लोगों की मांग रहती है। ठीक है, इसमें जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारी 6 पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि मिलकर आपस में इस चीज़ की गुहार लगाती हैं। ठीक है, इनका मांग क्या है? यहाँ पे आपको पता चल गया है कि इनका कमिटमेंट यही है कि वापस से रिस्टोर किया जाए आर्टिकल 370 एंड 35A को। उसके बाद यहाँ पर की पॉइंटर्स भी बार बार यही बोलते हैं, इनका कहना यही है, इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना यही है कि सेंटर का जो डिसीजन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पेशल स्टेटस को हटाया है और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। यहाँ से आपने जो वहाँ के लोग हैं उनको, उनके पास जो पावर्स थी उसको हटा दिया है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के पीपल हैं उनको डिसएम्पावर कर दिया गया, उनके पास जितनी पावर्स हैं उनको हटा दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत है कि वापस से आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। ये यहाँ पर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है।
ठीक है। अभी जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये हमने कल ही डिस्कस किया था, चाहो तो आप लोग वहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं है, इस वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे कल मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ और पहले पेपर पे ही सेकंड आर्टिकल हमने कवर किया था। और अभी आने वाले टाइम पर अभी कुछ दिन और लग जाओ, 10 दिन बाद ये वापस से चर्चा में आने वाला है, तो रेगुलरली हम लोग डिस्कस करते रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। चलो आज हम एडिटोरियल को पहले डिस्कस करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या है क्या एडिटोरियल के अंदर। आज पहले डिस्कशन करते हैं। अभी जो हमने पहले तो डिस्कस कर लिया, बीच में एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि रास्ते में आ रहे हैं ये भी। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बात करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के बारे में। अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑथर ने एक तरीके से जो आप कह सकते हो लेबर कोड है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आर्टिकल लिखा है कि आपकी बार जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत गलत चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर 2 एडिटोरियल हैं जो कि बिल्कुल बेकार है, इनको आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ठीक है। वे कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है जो कि आप लोगों को पता है। उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, जनरली यहाँ पर ये डिस्कस करने लायक होता नहीं है लेकिन फिर भी आप देख पाओगे चर्चा की गई है और डीपली इनसिक्योर यूनियन टेरिटरी को लेकर कि लद्दाख के अंदर आज के टाइम पर सिचुएशन कैसे खराब है उसको लेकर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू लिखे गए। तो डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे एडिटोरियल्स को। चलो पहले हम लोग इसी वाले एडिटोरियल को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, हाउ द कोड ऑन वेजेस लीगलाइज बॉन्डेड लेबर। मतलब कि आज के टाइम पर जो कोड ऑन वेजेस देखने को मिला है, इन्होंने क्या किया, बॉन्डेड लेबर को बहुत तरीके से लीगलाइज कर दिया है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है बॉन्डेड लेबर क्या होता है। बॉन्डेड लेबर यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से डेब्ट बॉन्डेज होता है, जहाँ पर जो लोग हैं एक तरीके से अपने आप को पूरी तरह से मजदूरी में डाल देते हैं अपना लोन चुकाने के लिए, ठीक है। क्या होता है, ये लोग एडवांस ले लेते हैं पहले, एडवांस लेने के बाद यहाँ पर जो लेबर्स हैं खासकर एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेने के बाद यहाँ पर उसी को चुकाने में मतलब पूरी मजदूरी करते हैं, पूरी तरह से अपना लोन ही चुकाने में निकल जाते हैं, पूरी तरह से उधारी चुकाने में लग जाते हैं। तो ये जो बॉन्डेड लेबर है उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहली बात डेट बॉन्डेज, जैसे मैंने आपको बताया ये आपको डेट बॉन्डेज देखने को मिलेगा, एक प्रकार की गुलामी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। गुलामी देखने को मिल जाएगी जब होता क्या है, जब कोई वर्कर एक तरीके से यहाँ पर कोई एडवांस ले लेता है। मान लो अपनी जो वेजेस है उसने कहीं पर ज्वाइनिंग करी, उस वर्कर ने एडवांस ले लिया वहाँ से, अब उस एडवांस को चुकाते चुकाते आप कह सकते हो वो परेशान हो जाता है और वो एडवांस पे एडवांस यहाँ पर इसी प्रकार से लेता रहता है। अब जो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पर क्या है, वो एडवांस तो वापस से रीपे करेगा ही, ठीक है। एडवांस जो है रीपे करा जाता है, कोई उसकी जो सैलरीज वगैरह हैं वो डिडक्ट करी जाती हैं, वो काटी जाती हैं, उससे उनको और परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ जाता है, ठीक है। जो एडवांसेस लेते हैं कभी कभी तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो चुकी हैं। और इसी को देखते हुए हमने क्या किया था, जो लेबर कोड वेजेस लेकर आए थे, आपको मालूम होगा 2019 के अंदर जो कोड ऑन वेजेस हैं, खासकर आप कह सकते हो कि इंडिया ने पास किया लेबर कोड, द कोड ऑन वेजेस 2019। यहाँ पर ये इसलिए लाकर आए गए थे ताकि जो लेबर से इनको एक प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, एक प्रोटेक्शन मिले, इन जो ये मजदूर लोग हैं इनको एक प्रोटेक्शन मिल जाए और ये अच्छे से स्टैंड कर पाए कंट्री के अंदर। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है ऑथर के थ्रू कि जो लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 थे इसका एक गलत इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसका एक उल्टा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को ये वापस से हॉरीफाई कर देगा और ख़तरनाक कर देगा, ठीक है। ये नहीं पता था। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जो एक्ट है ये अलाउ कर रहा है एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर्स कौन, जो कि एक तरीके से जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्कर्स को, ठीक है, वो एम्प्लॉयर्स हो गए जो कि जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, एम्प्लॉय जो कि जॉब कर रहा है। यहाँ पर ये एम्प्लॉयर्स को अलाउ करते हैं कि वो भरपूर मात्रा में उधार दें वर्कर्स को। जो यहाँ पर ये वेज है, ये एक तरीके से जो अभी आप कह सकते हो जो कोड आया है या फिर आप कह सकते हो जो लॉ लेकर आए हम लोग लेबर्स के लिए, उस लॉ के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है कि जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर है जो कि जॉब प्रोवाइड करवा रहा है वो भरपूर मात्रा में उधारी दे, लिमिटलेस क्रेडिट दे और बहुत सारे एडवांसेस दे वर्कर्स को, उनके ऊपर यहाँ पर एक अनस्पेसिफाइड इंटरेस्ट भी चार्ज करे। तो जिस बेसिस पर क्या हो रहा है, जहाँ पे जो लेबर है खासकर वो और ज़्यादा परेशानी में आ जा रहा है, डेट में आ जा रहा है, उधारी में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वो एडवांस ले रहा है, ठीक है, उसकी कटिंग मतलब उसको डिडक्ट भी करवाना है अपने वेजेस में से, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी पे करना है, उसके चक्कर में वो लगातार गुलामी करता हुआ जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने बताया कि हमारे पास पहले भी एक लीगल प्रोटेक्शन था, लेकिन उस लीगल प्रोटेक्शन के अगर हम पहले वाले एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर और जो अब की नया वाला है 2019 वाला, ये काफ़ी हद तक बेकार सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, जो वल्नरेबल एग्रीकल्चर, इनफॉर्मल सेक्टर, माइग्रेंट वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सब फंस चुके हैं बहुत बुरी साइकिल में, खासकर डेट कैटेगरी की साइकिल में, उधारी वाली साइकिल में। एडवांस लेने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के अंदर पूरी तरह से आज के टाइम पर ये जो वर्कर्स हैं, जिनको मैंने आपको बताया था अलग अलग कैटेगरीज के वर्कर्स हैं, ये फंस चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर एग्जैक्टली आपको यही चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी जो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट
परनीशियस सोर्स ऑफ कंट्रोल एंड बॉन्डेज इन इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब कि परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, नुकसानदायक, घातक। ये आपको जो कोड देखने को मिलेगा ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक देखने को मिलेगा और हमारे डेमोक्रेसी के साथ इनकम्पेटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पर ये सही से सूट नहीं करता है। जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर वर्कर्स को और ज़्यादा आप कह सकते हो कि परेशानी में डाल देना, ये चीज़ें यहाँ पर कंपैटिबल नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर शॉकिंग वाली बात क्या है कि आप ये देख पाओगे कि इनको एक तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो तो काम किया नहीं जा रहा। इनफैक्ट इनके ऊपर यहाँ पर इनके लिए जो एक तरीके से इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ लेकर आए वो और खतरनाक निकला, ठीक है, वो इनके अगेंस्ट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अब यहाँ पर जो पुराना वाला एक्ट था हमारा, पुराना वाला एक्ट कौन सा है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसको भी यहाँ पर सब्ज्यूम कर दिया गया कोड के अंदर। और आप कह सकते हो कि जो पुराना वाला एक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू दी न्यू एक्ट। ये भी यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन किया गया, वो कैसे, आगे इन दोनों का कंपैरिजन भी किया गया है, ठीक है। जो पुराना वाला एक्ट है, जो मिनिमम वेजेस सेंटर रूल्स 1950 वाला एक्ट है, बेसिकली इसका जो रूल 21 है, ये जो रूल 21 है ये क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पर किसी वर्कर ने एडवांस लिया, ठीक है, अब किसी वर्कर ने एडवांस लिया तो उसके बेसिस पर उसको वो कटाना भी पड़ेगा, ठीक है, तो डिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो डिडक्शन है यहाँ पर उस एडवांस का, मतलब आप सिंपल समझ गो, कोई एम्प्लॉयर है जिसने यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करवाई है किसी वर्कर को, उस वर्कर ने जाकर एडवांस लिया है, अब यहाँ पर आगे एक तरीके से काम कर रहा है वो, और अब क्या है यहाँ पर वो जो एडवांस है वो कैसे कटा रहा है, अपने जो भी वेज है, आगे की जो यहाँ पर एक तरीके से तनख्वाह है, आगे की जो भी मजदूरी है उसी में डिडक्ट करवा रहा है, उसी में ही कटवा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसको डिडक्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पर पहले देखने को मिला कि हाँ डिडक्शन हो सकता है, लेकिन डिडक्शन भी एक मतलब सही कैटेगरी में हो। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो डिडक्शन होगा वो मंथली बेसिस पर आप कह सकते हो जो भी वेज मिल रही है, जो भी व्यक्ति को यहाँ पर मजदूरी मिल रही है, उसके 1/4 आप लोग डिडक्ट कर सकते हो। ये बोलता है पुराना वाला एक्ट। जो पुराना वाला एक्ट है ना, मैंने आपको बताया 1950 वाला, वो ये बोलता है कि आप लोग जितना एक तरीके से वेजेस प्रोवाइड करवा रहे हो उसका जो 1/4 है आप उसको डिडक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन जो नया वाला है, जो नया वाला एक्ट है, बेसिकली वो बोलता है यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो आधा वेज, आधी सैलरी, आधी मजदूरी डिडक्ट कर सकता है। तो अपने आप में आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो पुराना वाला एक्ट है इसके अंदर आपको दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलेगी, ये बोलता है कि आप उधारी दो, ठीक है, आप एडवांस दो, लेकिन आप 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस मत दो, क्योंकि 2 महीने से आप ज़्यादा एडवांस दे देते हो तो उससे यहाँ पर जो वर्कर है वो एक तरीके से और ज़्यादा, मतलब पैसा तो मिल जाएगा लेकिन वो आने वाले टाइम पर और इस डेट कैटेगरी के अंदर फंसता हुआ चले जाएगा, ठीक है, और परेशानी यहाँ पर फेस करेगा। तो 2 महीने से ज़्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते, यहाँ पर ये पुराना वाला एक्ट बोलता है। लेकिन यहाँ पर जो नया वाला है, नया वाला यहाँ पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो चेंजेस कर चुका है। यहाँ पे नए वाले के अंदर क्या क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने पुराने वाले के बारे में समझा कि एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया। अब यहाँ पर जो नया वाला है वो ये बोलता है कि आप एडवांस दे सकते हो, बिल्कुल एडवांस दोगे, एडवांस आपको देना है, और किस बेसिस पर, आप बिल्कुल हर बेसिस पर एडवांस दे सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। जब आप रिटर्न काटोगे, उसे डिडक्ट करोगे, तो उसके अंदर आप जो उससे मजदूरी है उनमें से आप डिडक्ट भी कर सकते हो, और मतलब आधा वेज, मतलब आधी मजदूरी आप कट कर सकते हो इसके अंदर। ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन करी गई है नए वाले वेज के अंदर। तो नया वाला जो लेबर कोड है बेसिकली वो यहाँ पर ज़्यादा कोई बेनिफिशियल देखने को मिलेगा नहीं, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ना ही कोई लिमिट है। पहले वाले में तो लिमिट, पुराने वाले में लिमिट तो ये थी कि 2 महीने से ज़्यादा आप वहाँ पर एडवांस प्रोवाइड ही मत करवाओ, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दो, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को अलाउ किया गया है कि आप अनलिमिटेड एडवांस दो, ठीक है। अनलिमिटेड एडवांस देकर जो वर्कर्स है उसको अपने झांसे में और फंसा लो, उसके ऊपर थोड़ा सा और टाइट से हाथ कस लो, ठीक है, उससे इंटरेस्ट भी चल लेते रहो। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देख पाओगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि जब इंटरेस्ट ले रहे हो, और इंटरेस्ट के, अब चलो इंटरेस्ट लेने की बात करी, चलो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट किस बेसिस पर लिया जाएगा, कितना चार्ज करना है, ये भी तो इसके अंदर मेंशन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये इस लॉ के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में कोई मेंशन नहीं है कि कितना भी चार्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉन्डेड लेबर है, मतलब जो लेबर आज के टाइम पर इसी डेट की कैटेगरी में, मैं आप कह सकता हूँ उधारी की कैटेगरी में, प्लस उसके बाद उसकी वजह से मजदूरी की कैटेगरी में फंसते हुए चले गए, या फिर आप कह सकते हो गुलामी की कैटेगरी में फंसते हुए चले गए। ये चीज़ें लगातार बढ़ती हुई आ गई हैं इन चीज़ों की वजह से। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो ये कोड है ये लगातार इंक्रीज़ करता है। ये जो कोड ये क्या इंक्रीज़ करता है, परमिसिबल मंथली डिडक्शन को। मतलब कि आपने देखा, मैंने जैसे बता रखा है कि पहले हम लोग ने ये बात करी है कि बिल्कुल आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो पुराना वाला एक्ट है वो क्या बोलता है, पुराना वाला एक्ट बोलता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप 1/4 तक एक तरीके से डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन जो नया वाला एक्ट है वो एक तरीके से बोलता है कि आप हाफ एग्जैक्टली आप इसको रिकवर कर सकते हो, मतलब हाफ कट्स कर सकते हो उसकी वेजेस के अंदर।
ठीक है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बॉन्डेड लेबर की बात करें, बॉन्डेड लेबर क्या है मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, तो अब मैं यहाँ पर आगे बॉन्डेड लेबर के बारे में नहीं बताने वाला। अगर हम बॉन्डेड लेबर की बात करें तो बॉन्डेड लेबर को एक तरीके से अबॉलिशन करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक एक्ट भी है हमारे पास, जो कि आज के टाइम पर काम नहीं कर रहा है। एक्ट का नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। यहाँ पर एक अबॉलिशन एक्ट है जिसको खत्म करने के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे प्रॉपर वर्किंग नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार के केसेस राजस्थान के अंदर देखने को मिले हैं। आप जब देखोगे बरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में 2011 से 12 के साल के बाद की बीच की बात है। तो अगर हम बात करें, एक सहारिये, एक ट्राइबल ग्रुप है सहारी जो कि नाम है, ये काफ़ी हद तक परेशान है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है और इन्होंने बोला है कि काफ़ी हद तक वॉयलेंस इन्होंने फेस किया है, इवन रेप भी फेस किया है इन सब कैटेगरी के अंदर। ठीक है, वर्कर्स ने यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करी हैं अगर दबाव में आने के बाद। उसके बाद जो मोस्टली अपर कास्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर बोला गया कि वो कलेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि आप कह सकते हो जो भी एक तरीके से अमाउंट है वो कलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कह सकते हो कि बहुत सारी और भी रेजिस्टेंस यहाँ पर डाल दिया जाता है, इनके ऊपर और भी बहुत सारी परेशानी डाल दी जाती है। हालांकि यहाँ पर क्या करना चाहिए, हालांकि यहाँ पर इनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, इनको एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी परेशानी है उनको रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी रिलीफ मेजर प्रोवाइड नहीं करवाया गया है इनके थ्रू, मतलब इनको तो इनके थ्रू यही कहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान के अंदर और भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। राजस्थान फॉर द माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन हुआ था 2015 के अंदर, और उसमें पता चला हर 3 वर्कर में से एक वर्कर का जब इंटरव्यू लिया गया था, तो उसमें पता ही चला हर 3 वर्कर में से एक वर्कर ने एडवांस ले रखा है अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जब ज्वाइनिंग करी तो ज्वाइनिंग के टाइम पर भी एडवांस ले रखा है, 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का एडवांस ले रखा है। और यहाँ पर एडवांस पता है क्यों लिया था? उनका कहना यह है कि हम लोगों ने एडवांस इसलिए लिया है ताकि हम जहाँ पे पिछली वाली पुरानी वाली जॉब छोड़ के आए हैं, ठीक है, उसको हम लोग दे सकें, क्योंकि वहाँ से भी पैसा लिया हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अपने आप में डेड कैटेगरी के अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी फंस चुके हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र आई हैं, और ये जो आज के टाइम पर लेबर कोड आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसानदायक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो जो ये फोर्स लेबर है वो लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है, और अभी तक यहाँ पर सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर डायरेक्टली मेंशन करते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग टू एंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ लेबरर्स। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद क्या है, नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन। यहाँ पर आपको स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ खास नहीं, इस वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं है। क्या यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग देखें तो जो एक तरीके से जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, इसके अंदर दलित सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, जो दलित हैं, या फिर आप कह सकते हो दलित सबसे ज़्यादा लैंडलेस भी आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंदर फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ कोटेशंस वगैरह हैं जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते ये हैं कि एग्जैक्टली हम लोग को ज़रूरत है कि इस लेबर कोड के ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन हो, और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसके पास पूरे के पूरे संवैधानिक राइट्स हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसके पास फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, उसको एक प्रोटेक्शन मिले। और उसका आज के टाइम पर जो इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जो असमानता लगातार इंक्रीज होती हुई जा रही है, उस असमानता को रोकना पड़ेगा। और रोक कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने फार्म लॉस को अभी रिपील कराया है, ठीक है, फार्म लॉस को आप जैसे रिपील कर सकते हो, उसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी चीज़ों को डाइल्यूट कर सकते हो। उसके बदले में आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये एडिटोरियल प्रॉपरली क्लियर हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला जो एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, बात की गई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर 1 पर भी ये चर्चा में था। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट्स के बेसिस पर समझने वाले हैं। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसको पास किया गया था लोकसभा के अंदर। और इस बिल की मांग ये है कि जो इलेक्टोरल रोल डेटा है, मतलब कि आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है, उस वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से। अब वोटर आईडी कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक करोगे तो इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, प्लस बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे काफ़ी सारे नुकसान भी देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि आज के टाइम पर जो ओपोजिशन मेंबर्स हैं, ठीक है, जो ओपोजिशन पार्टीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे, वो तो लगातार ये कंसर्न उठा रहे हैं, वो तो यहाँ पर लगातार यही बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, इस बिल के काफ़ी सारे नुकसान ही नुकसान हैं। ठीक है, अगर हम इस बिल के फीचर्स के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहला फीचर यह है कि अभी क्या होता है, देखो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी वोटर आईडी कार्ड्स हो जाती हैं, हालांकि यहाँ पर कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, जब इधर से उधर जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड्स देखने को मिल जाती हैं। तो क्या है, उसको यहाँ पर कम किया जाएगा, जो डुप्लीकेशन है ना वोटर आईडी कार्ड का, वो कम हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और उसके बाद यहाँ पर इसका मेन मकसद यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा, जो फ्रॉड तरीके से वोटिंग हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को भी कम किया जा सकता है।
ठीक है। एक व्यक्ति जब अलग अलग जगह पर एक तरीके से जाता है तो उसको अलग अलग वोटिंग मतलब वोटिंग आईडी कार्ड मिल जाता है, तो वो चीज़ें भी कम होती हुई नजर आएंगी। जब उस व्यक्ति का आधार कार्ड लिंक होगा उसकी वोटिंग आईडी कार्ड से, तो उसको एक ही बार यहाँ पर अपना जो वोटिंग आईडी है वो मिल जाएगी। ठीक है, वोटर आईडी उसको एक ही बार मिलेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये फ्रॉड्स वगैरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो लगातार कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और है, उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि ये तो चेंज हुआ ये कि हम लोग क्या करेंगे, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, ये तो पहली इन्फॉर्मेशन हुई। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी किए जाने वाले हैं, और वो दूसरा चेंज यह है, यहाँ पर मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स लेकर आने वाली हैं। मतलब कि मान लो कोई सिटीजन है, जैसे आप हो या मैं हूँ, हम लोग मान लो 18 के होने वाले हैं या फिर 18 के हो चुके हैं, तो अगर हम लोग को 18 के हो चुके हैं तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज अ वोटर्स हम लोग को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, ताकि हमारे पास वोटर आईडी आ सके। तो उसके लिए पहले क्या होता था, साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन मिलता था, वो भी 1 जनवरी का। 1 जनवरी में आप जाकर रजिस्टर कर सकते थे एज अ वोटर, पहले ऐसा होता था। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस करने के बाद जो ये बिल है, ये बिल जो बदलाव कर रहा है वो ये करेगा, साल में आपको 4 दिन मिलेंगे। तो आप कभी भी 18 के टर्न होते हो साल में 4, मतलब कभी भी, ठीक है, तो आपको 4 दिन मिलने वाले हैं, आप कभी भी अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवा सकते हो। पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी के अंदर क्वालिफाइंग डेट थी, आप 1 जनवरी, साल में एक ही दिन मिलता था, तब आप जाकर एज अ वोटर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते थे। लेकिन आज के टाइम पर 4 क्वालिफाइंग डेट्स करने के बारे में चर्चा की गई है, और वो डेट्स कौन कौन सी होंगी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। आपको साल में 4 तरीके से यहाँ पर आपको मतलब 4 दिन मिलने वाले हैं। जब आप लोग जब भी 18 के पूरे हो जाओ, तब भी आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लो एज अ वोटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चेंज करने की बात चीज़ करी गई है वो है जेंडर न्यूट्रलिटी। होता क्या है, आज के टाइम पर मान लो कोई सर्विस वोटर्स हैं, ठीक है, मतलब सर्विस वोटर की वाइफ हैं। अब सर्विस वोटर कौन होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस वोटर वो हैं जो कि आज के टाइम पर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं, पुलिस फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं, इंडिया के बाहर सर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर सर्विस वोटर के अंदर आते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जब सर्विस वोटर की वाइफ्स के लिए यहाँ पर जब एक तरीके से वोटर आईडी होती है, तो उसमें चीज़ें मेंशन होती है, सर्विस वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर। तो जो वाइफ वर्ड है ना, उसको हटाने की बात की गई है, उस वाइफ वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा स्पाउस से। ठीक है, स्पाउस मतलब जीवन साथी से यहाँ पर एक तरीके से रिप्लेस करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो है वो जो कैटेगरी वो जेंडर न्यूट्रल बन जाएगी। इसमें यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में मेंशन रहेगा नहीं, वो यहाँ पर कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल हो जाएगी। ना यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीमेल मेंशन है, ना ही मेल मेंशन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पाउस मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बदलाव यहाँ पर करने के बारे में चर्चा की गई है। अब कंसर्न क्या है, चिंता वाली बात क्या है, मतलब लोग क्यों बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, आधार अपने आप पे खुद ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा नहीं। देखो, आधार आज के टाइम पर सबसे बड़ी बात यह है वो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, वो आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, आप रहते हो, ठीक है, इंडिया के अंदर आप ऐसा रेसिडेंस रह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। एक आधार कार्ड आपको एज अ प्रूफ देखने को मिलेगा ऑफ रेसिडेंस। जैसे कोई सिटीजनशिप के लिए होता है, तो सिटीजनशिप के लिए आपको कोई आधार कार्ड को ऐसा बोला नहीं जाता कि हाँ आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है, उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है कि आधार कार्ड से अगर आप लोग वोटर आईडी को लिंक करते हो तो अपने आप में एक चिंता वाली बात है। पहला कंसर्न ये देखने को मिलेगा। दूसरा कंसर्न देखने को मिलेगा, कोई भी आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ यहाँ पर देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आप सारा डेटा ले रहे हो एक व्यक्ति का, और उसके बेसिस पर आपके पास कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ है नहीं। आप किस बेसिस पर उस व्यक्ति का जो एक तरीके से मतलब किस बेसिस पर आप जो उस व्यक्ति का जो डेटा है वो प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी होना चाहिए, ना तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों का जो डेटा है वो ब्रीच होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न बताया गया है फियर्स ऑफ मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। अब ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और अ प्रिविलेज स्पेशल टू राइट टू वोट, मतलब एक व्यक्ति को वोट देने से रोक देना। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हो। तो ये जो बिल है, बिल क्या करेगा, बिल के अंदर आप देख पाओगे क्या होगा, आधार नंबर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी वोटर के तौर पर रजिस्टर करवाने आएगा अपने आप को, तो वो आधार कार्ड से उसकी जो वोटर आईडी कार्ड है वो लिंक की जाएगी, आधार नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, सरकार यहाँ पर किसी भी वोटर आइडेंटिटी की जो डिटेल्स है वो ग्रैब कर सकती है, और उसके बेसिस पर किसी भी वोटर मतलब किसी भी जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जा सकता है, मतलब कि उसको वोट देने से रोका जा सकता है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी हद तक कंसर्न वाली देखने को मिल रही हैं। उसके बाद एक प्राइवेसी का कंसर्न है कि भाई यहाँ पर जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा होगा, अब ऑब्वियसली आधार कार्ड का डेटा और भी बहुत सारा डेटा जाने वाला है यहाँ पर, तो जितना भी डेटा होता है वो आज के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पास अपने खुद के डेटाबेस में रखता है। ठीक है, और उसके पास आज के टाइम पर 2 वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो ये डेटाबेस है जहाँ पर डेटा रखा जा रहा है वो गवर्नमेंट के डेटाबेस से अलग है। सरकार अपने पास डेटा नहीं रख रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये सारा डेटाबेस तैयार है।
तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का कंसर्न है। अगर सरकार यहाँ पर अपने पास डेटा रख रही होती है, क्योंकि सरकार के डेटाबेस से बिल्कुल सेपरेट आपको ये देखने को मिलेगा, तो अपना में प्राइवेसी कंसर्न है, लोगों की जो प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक खतरे में पड़ सकती है। अब इनका सोल्यूशन क्या बताया गया? सोल्यूशन ये है कि भाई आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बिल के अंदर आपके पास कोई प्रॉपर क्लैरिफाई चीज़ें नहीं बताई हैं आपने कि चीज़ें यहाँ पर लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। देखेंगे आगे किस प्रकार से चीज़ें नज़र आएंगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर टू द पॉइंट मेंशन करी गई हैं। चाहो तो आप लोग खुद एक बार रीड मार के देख लेना, वही चीज़ यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेंगी कि आज के टाइम पर यहाँ पर जो आप लोग लिंक कर रहे हो, लिंक के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो बताए गए। पहले तो लिंकिंग का प्रोसेस क्या क्या हो रहा है ये बताया गया, हमारे लॉ मिनिस्टर ने चीज़ें यहाँ पर पार्लियामेंट में रखी वो बताया गया। उसके बाद आज के टाइम पर कंप्लेंट्स क्या क्या है वो एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली आप देख पाओगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन करी दी गई हैं, इनको भी आप लोग एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो। लोगों की जो लॉस ऑफ फ्रेंचाइजी है वो देखने को मिलेगी, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इतना ही है। अब यह है कि आपको ये डिटेल बिल्कुल सिंपल शब्दों में मिल चुका है, एकदम प्रॉपर से एनालाइज किया हुआ, तो आप लोग उसको भी रीडअप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल बात करता है डीपली इनसिक्योर यूनियन टेरिटरी। देखो मतलब ये इधर की साइड आजकल टाइम पे आर्टिकल आ रहे हैं ना, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन ये वाला आर्टिकल कुछ खास सा नज़र आया। मतलब अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ अगेंस्ट में ही लिखा गया है। अब वो क्या है कि मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी, खासकर लद्दाख, आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। आज के टाइम पर जो लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी है वो इनसिक्योर हो चुकी है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं। लद्दाख का जो पार्टिसिपेशन एज अ डेमोक्रेसी वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लद्दाख का जो रिप्रेजेंटेशन है खासकर वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का था, इसको पास किया गया था, उससे पहले लद्दाख के अंदर 3 टायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था। इनके पास ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, ले और लद्दाख की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके पास जो ये सिस्टम था ये अपने आप में काफ़ी बेहतर था। लेकिन होता क्या है, बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। जब यहाँ पर आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया जाता है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो लद्दाख काफ़ी सारी चीज़ें अपनी खोता हुआ नजर आता है। ठीक है, उसका यहाँ पर क्या है, जब पहले था मतलब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने से पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें अगर हम लोग देखें, जो ट्राइबल मेजोरिटी पॉपुलेशन थी लद्दाख के अंदर वो अपने आप को काफ़ी सिक्योर महसूस करती थी। ठीक है, जो लोग थे वहाँ पर अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। उसके बाद जो वहाँ का हिल काउंसिल था, या आप कह सकते हो ये बिगेस्ट इलेक्टेड बॉडी था लद्दाख के अंदर। आप देख पाओगे बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता था। जो यहाँ की स्टेट असेंबली है, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ की स्टेट असेंबली के साथ साथ आप देख पाओगे स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में काफ़ी मेल मिलाप था। साथ साथ यहाँ पर एक काम कर रहे थे, एक वर्क कर रहे थे इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ये चीज़ें आप देख पाओगे लिखी हुई हैं। उसके बाद जो ये हिल है, हिल काउंसिल मतलब इनका जो पूरा का पूरा काउंसिल था। ठीक है, इनके काउंसिल के पास सारी पावर्स थी लैंड को लेकर, लद्दाख के अंदर जो भी ज़मीन है उसको लेकर सारी पावर्स थी। ठीक है, और भी जो बड़े बड़े कंसर्न थे उसको लेकर सारी पावर्स थी। और उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो सारी पावर्स थी ये सब आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद सारी पावर्स से जा चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल मेंशन किया गया। ठीक है, सिमिलरली जो गैजेटेड ऑफिसर्स हुआ करते थे इनको पहले रिक्रूट किया जाता था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होते थे, लोगों को सेलेक्ट किया जाता था, लोगों को जॉब पर रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पर लद्दाख के अंदर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ना ही यहाँ पर आप कह सकते हो जो हिल काउंसिल की जो पावर पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पर वो पावर कुछ भी नहीं है। हिल काउंसिल के पास पहले पावर थी, वो रिक्रूटमेंट करता था, लेकिन आज के टाइम पर ये पावर्स बेकार सी हो चुकी हैं, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, टेक्निकली बात करें तो आज के टाइम पर कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है लद्दाख के अंदर जो कि लद्दाख के अंदर लैंड को प्रोटेक्शन दे, इवन वहाँ पर जॉब्स को लेकर लोगों को प्रोटेक्शन दे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आज के टाइम पर लद्दाख में नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर 2019 में रिकमेंड किया था कि जो लद्दाख है, लद्दाख को एक तरीके से ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की चर्चा बहुत पहले तो हुई थी, क्योंकि ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देते, उसके बाद यहाँ पर छठे शेड्यूल में मांग की जाती। छठे शेड्यूल में मांग करने के बाद जो लद्दाख है उसको अपनी खुद की ऑटोनोमस बॉडी मिलती, जिसमें वो अपने हाथ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता था, जो पार्लियामेंट वगैरह इनका रूल काफ़ी कम हो जाता है ना। लेकिन हुआ कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो रिकमेंडेशन वहीं पर ख़त्म हो गई, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं गया। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि मतलब उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो जो पार्टिसिपेशन था लद्दाख का, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन पहले हुआ करता था, वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन चला गया इनके पास से, खासकर डेमोक्रेसी के अंदर।
आज के टाइम पर पूरे लद्दाख से इकलौता एमपी निकल कर आता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। पूरे लद्दाख से यहाँ पर एक एमपी निकल कर आता है, इनफैक्ट दो तो होने चाहिए थे, लेकिन एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल कर आते हैं, तो लोगों के लिए कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें और भी बहुत सारे इशूज़ यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि आज के टाइम पर चीज़ें जो है पूरी तरह से टाइटन कर दी गई हैं, ब्यूरोक्रेटिक पावर का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पर जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डाइकोटॉमी है ये आपको देखने को मिलेगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस है और हिल काउंसिल ऑफ इंडिया का है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डाइकोटॉमी देखने को मिलेगी। डाइकोटॉमी मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग इस वर्ड का थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर दो भागों में विभाजन या फिर विरोधाभास, ठीक है, मतलब दो तरफ आपको देख पाओगे कि जो पावर्स आज के टाइम पर वो बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है बहुत बड़ा रोल आ चुका है आज के टाइम पर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल का आ चुका है, साथ ही साथ जो हिल काउंसिल है उसको असाइड कर दिया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर ज़्यादा मिल चुकी है लद्दाख के अंदर। जो ऑफिस है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, इनकी जो टीम है वो आज के टाइम पर पूरी तरह से काम कर रही है। मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पैर लद्दाख में है, लेकिन जो उनका हार्ट है ना वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिस है आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि एक कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ वर्किंग देखने को मिलेगा। जो मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे वो हिल काउंसिल के देखने तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को बाहर से यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। तो आज के टाइम पर मतलब पूरा जो मामला है, ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो पहले सिचुएशन थी उससे काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जो रिप्रेजेंटेशन पहले मिल रहा था लद्दाख वाले एरिया को, वो आज के टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो अपने आप में इनका कहना इनडायरेक्टली यही है कि जो लद्दाख के अंदर जो काम किया गया है, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये ऑथर ये चीज़ों को मेंशन करते हैं। उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर, आप लोग देख पाओगे लद्दाख के अंदर पहले सारी चीज़ें अच्छी से चल रही थी, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी परमिशंस और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए लैंड को लेकर। आप कह सकते हो सारे जो भी पहले इनके पास राइट्स है वो सारे राइट्स चले गए। आज के टाइम पर कोई भी लैंड परचेज कर सकता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। लद्दाख के अंदर तो आज के टाइम पर लैंड परचेज किए भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जाकर होटल्स वगैरह वहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्टली यही चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आज के टाइम पर डिसएम्पावर कर दिया गया है लोगों को वहाँ से। तो ये आर्टिकल लिखता कौन है? ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है मुस्तफ़ा हाजी, ये एक लॉयर हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल को मेंशन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ये आर्टिकल वैसे खासकर इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन थी तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल हुए हमारे समाप्त। अगला जो पेज पर आएंगे तो अगले पेज पर यहाँ पे कुछ खास आर्टिकल नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आर्टिकल में बोला गया है सरकार हमारी डिसएग्री करती है इंडिया रैंक इन वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। आपको मालूम होगा अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था। उसके अंदर क्या हुआ, सरकार ने क्या करा, डिसएग्री किया है कि इंडिया की जो रैंक है वो इन्होंने काफ़ी बुरी दी है। इंडिया की रैंक पता है 142 यहाँ पर रखी है और सरकार इससे डिसएग्री करती है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जो रिपोर्ट आई थी वो क्या थी, ठीक है। पूरी रिपोर्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो 2021 में देखने को मिली थी। आर्टिकल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक 142 थी आउट ऑफ 180 नेशंस। तो आप खुद समझ सकते हो काफ़ी हद तक नीचे रैंक रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? देखो, इसको हर साल पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल जर्नलिज्म के थ्रू, ठीक है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। उसके बाद जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है इसको हर साल पब्लिश कर रहे हैं। साल 2002 से लगातार ये पब्लिश किया जा रहा है रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स के थ्रू, या फिर आप इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोल सकते हो। लगातार इसको वो पब्लिश कर रहे हैं और ये पेरिस के अंदर बेस्ड है। आज के टाइम पर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि बोला गया है जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, लेकिन किस बेसिस पर कि उन कंट्रीज़ के अंदर जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, कितनी फ्रीडम यहाँ पर जर्नलिस्ट को दी गई है, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते जर्नलिज्म की क्वालिटी के ऊपर ये सवाल नहीं उठाता, ये सवाल ये उठाता है कि जर्नलिस्ट के पास कितनी फ्रीडम है। ऐसा तो नहीं है कि कंट्रीज़ के अंदर जर्नलिस्ट के ऊपर कोई फ्रीडम ही नहीं है, अगर कुछ बोल रहे हैं वो कोई सही बात ही बोले तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट तय की जाती है। और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या देखे जाते हैं कि भाई मीडिया को कितनी इंडिपेंडेंस है, मीडिया कितना खुल के बोल सकती है अपने कंट्री के अंदर, मीडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट किया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बोली जाती है। जो पैरामीटर्स हैं इनको देखा जाता है। अगर ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, मीडिया को सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया को इंडिपेंडेंसी है, मीडिया खुलकर बोल सकता है अपने कंट्री के अंदर चीज़ों को, तो वो कंट्री टॉप पर है, ठीक है, उसकी कंट्री की रैंक अच्छी है।
और जिसके कंट्री के अंदर जो जर्नलिज्म है उसके ऊपर अफेक्ट है, काफ़ी तक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी रैंक काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगी। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो दुनिया भर में बताया गया कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो 73% मतलब 73% जो नेशंस आउट ऑफ दी 180 कंट्रीज़ वो पार्टली ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो चीज़ें रोकी गई हैं। उसके बाद 180 नेशंस में से 180 कंट्री में से जो 12 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ये एक तरीके से इनकी जो कंट्री का एनवायरमेंट है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जर्नलिज्म बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अदरवाइज बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम्स जैसे कि सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पर इस इंडेक्स को टॉप किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे ने यहाँ पर इसको टॉप किया है साल 2021 के अंदर। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, नॉर्वे ने टॉप किया, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क ने भी टॉप किया। तो मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको पूरी तरह से खुली आज़ादी है, आराम से यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। उसके बाद इस इंडेक्स के अंदर बॉटम पे कौन है, तो बॉटम पर बिल्कुल बॉटम पर है एरिट्रिया। एरिट्रिया के अंदर कोई भी यहाँ पर खुली आज़ादी नहीं है। चाइना की जो रैंक है वो 177 है। उसके बाद आप कह सकते हो कि तुर्कमेनिस्तान की रैंक 178 है, नॉर्थ कोरिया की रैंक 179 है। तो ये कंट्रीज़ बिल्कुल बॉटम पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद 180 पे आपको एरिट्रिया देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट की 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी आपको मेंशन कर दी गई हैं। इंडिया का क्या एनालिसिस था, इंडिया की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने देखा कि 142 रैंक यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद बताया गया कि इसके इंडिया के आसपास आप देख पाओगे जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, इन सब की रैंक मतलब थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मतलब बेटर रैंक देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान की हालांकि रैंक बुरी है, पाकिस्तान की 145 है, लेकिन इंडिया के आसपास यहाँ पर स्टैंड करती है। ठीक है, बोला गया इंडिया को क्लासीफाई किया गया है बैड फॉर जर्नलिज्म की कैटेगरी के अंदर। इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो एक तरीके से उनके लिए यहाँ पर जो कंट्री है वो मोस्ट डेंजरस है, ऐसा यहाँ पर ये इंडेक्स बताता है। तो इसी इंडेक्स को एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो जो सरकार है हमारी वो डिसएग्री करती है इससे, कि सरकार बोलती है बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं वो बिल्कुल गलत बताई गई हैं। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है वो बात करता है फ्रीडम को लेकर। अच्छा, आप लोगों को मालूम है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन किया गया है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो हमारा संविधान का है वो बोलता है, वो स्टेट करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास पूरी तरह से हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, खुलकर बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यही केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रोमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का यहाँ पर केस हुआ था, जिसके बेसिस पर क्या हुआ, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ पर मेंशनड है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो सरकार यहाँ पर इसी के अगेंस्ट में। अब देखो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर कवर करवा दी, लेकिन अगर आप लोग बस इतना आर्टिकल पढ़ तो इस आर्टिकल के अंदर कोई खास चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, है ना, कि जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। बाकी यहाँ पर एग्जैक्टली यही बताया गया कि सरकार इसके अगेंस्ट में सरकार ने बोला है कि जितना भी ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये सारी रिपोर्ट क्वेश्चनेबल है। ठीक है, ये कोई भी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलेगी, जो भी इन्होंने डेटा किया है वो एकदम से गलत है, ऐसा यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया। अगला आर्टिकल बात करता है कंपैशनेट जॉब नॉट अ वेस्टेड राइट। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो कंपैशनेट जॉब होती हैं, ठीक है, वो एक तरीके से लोगों का निहित हक नहीं है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है बस, खाली यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आप कैसे कह सकते हो, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये सरकार के थ्रू लॉन्च की जाती है। सरकार क्या करती है, यहाँ पर मान लो कोई फैमिली के अंदर व्यक्ति था, ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, अब उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर क्या होता है, वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी जो स्कीम है सरकार के थ्रू लॉन्च की जाती है, टू ग्रांट अपॉइंटमेंट टू अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑन अ कंपैशनेट बेसिस व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज। इसको इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें तो कंपैशनेट जॉब यहाँ पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक निहित हक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इसके बेसिस पर तैयार किया जाएगा, जो सरकार है वो यहाँ पर अपने बेसिस पर चीज़ों को तैयार कर सकती है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ चीज़ें मेंशन देखने को मिलेंगी नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर आर्टिकल्स को थोड़ा सा कम गौर में रखना है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद पेज नंबर 9 पर सारी पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल है, तो इनको आप लोगों को स्किप करना है, ज़्यादातर आर्टिकल्स आज के बेकार ही लगे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आओगे तो एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, और ये आर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की गई है। अभी 22 लोगों की डेथ हुई है जब वो सीवर्स को साफ़ कर रहे थे, जो गटर होता है उसको साफ़ करते करते 22 लोगों की जान गई है साल 2021 के अंदर, और ये अपने आप में खतरनाक डेटा है, क्योंकि
ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू ट्यूसडे में इन्होंने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि लगभग 22 पीपल हैं, 22 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है जब वो क्या कर रहे थे, इन गटर को साफ कर रहे थे, इन सेप्टिक टैंक्स को साफ कर रहे थे साल 2021 के अंदर। और जो ये इशू है ना, इसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू बोलते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और एक टाइम पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज के टाइम पर हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को लगातार कम किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे, ये एक्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। और आज के टाइम पर बोला गया कि भाई बिल्कुल आप देख पाओगे कहाँ कहाँ पर डेथ हुई है। लगभग 5 डेथ हुई हैं कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, फिर उसके बाद 4 डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर। ये डेथ के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डेथ हुई हैं, जो कि आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मतलब एग्जाम में एक्जैक्टली ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू आज के टाइम पर कितना बड़ा इशू है भारत के अंदर। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आर्टिकल जीएस पेपर टू हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसको डिफाइन किया गया है एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स। आप कह सकते हो जो पब्लिक स्ट्रीट्स के अंदर काफ़ी सारे ड्राई लेटरिन्स बने होते हैं, गटर बने होते हैं, उन गटर को साफ करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर उस गटर को साफ करते हैं, उसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो इंडिया के अंदर ये देखने को मिली, मैनुअल स्कैवेंजिंग को लिंक किया गया है इंडिया के कास्ट सिस्टम से। जो लोअर कास्ट हैं वही यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लोअर कास्ट ही यहाँ पर इस जॉब को परफॉर्म करेंगी। तो ये अपने आप में आप कह सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑफिशियली अगर हम बात करें साल 2018 के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैनुअल स्कैवेंजर्स थोड़े से कम हुए थे। ठीक है, ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। जबकि साल 2008 में पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग कितनी हुई थी? मैनुअल स्कैवेंजिंग लगभग हुई थी 7,70,338 मैनुअल स्कैवेंजर्स थे साल 2008 में। फिर ये लगातार कम होते हुए चले गए। साल 2018 में आप देख पाओगे लगभग 42,000 के आसपास हैं। ये सर्वे किया गया था NSKFDC के थ्रू, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर ये सर्वे किया था। और इसके बेसिस पर बताया कि एक टाइम था साल 2008 तक जब मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत ज़्यादा होती थी, आज के टाइम पर बहुत कम हो रही है। इसको हमें और कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्कैवेंजर्स जो वर्कर्स हैं खासकर उनकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ भी लगातार बहुत सारी हुई हैं अगर हम इसको पास्ट में देखें तो। ठीक है, तो आज के टाइम पर सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रही है इन मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये आपको बिल देखने को मिलेगा जहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह की कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को जो हायर कर रहा है वो बिल्कुल रोका जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। उसके बाद दूसरा उसी प्रकार से आपको एक्ट देखने को मिलेगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ये जितने भी एक्ट हैं बेसिकली यहाँ पर ये काम करते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक है, ये आप लोग एक बार अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो कि सरकार के एग्जैक्टली क्या इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं टू टैकल मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अलग से छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, साइबर क्राइम की वजह से लगभग 266 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पर एक तरीके से बताया है, इन्होंने यहाँ पर एमपीज़ को बताया ट्यूसडे में कि बिल्कुल जो नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट है इसने लगभग 266 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया, क्योंकि इनसे खतरा ये था कि डेफिनेटली साइबर क्राइम हो सकता है। साइबर क्राइम का खतरा था और साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि हमने क्या करा है साइबर क्राइम को टैकल किया है, तो साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए ये काम किया गया। ठीक है, और आने वाले टाइम पर भी हम लोग ये काम करने वाले हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और पहले भी हम लोगों ने देखा है साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं, तो उन्हीं को कम करने के लिए हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं। तो हम लोग को साइबर क्राइम को कम करने के लिए क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पर क्यों ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको लिखना होगा, अपने पास नोट डाउन करके रखना होगा कि आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस गवर्नमेंट क्या काम कर रही है साइबर अटैक्स को टैकल करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी मतलब ये आपको प्रोटेक्शन देना। आपके ऊपर कोई साइबर अटैक हो रहा है, कंप्यूटर से हैकिंग वगैरह करके कोई अटैक हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन मिलना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वो कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, तो आज के टाइम पर साइबर वॉरफेयर का टाइम आ चुका है पूरी तरह से। आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स आपको एक ऐसी कंट्री देखने को मिलेगा जिनके पास पूरी तरह से पावर देखने को मिलेगी, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड करने की पावर चाइना, रशिया, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम सबके पास देखने को मिलेगी। इनके पास साइबर वॉरफेयर को एक तरीके से डेवलप करने की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और आज के टाइम पर ये टॉप की कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो इंडिया को भी इस कैटेगरी के अंदर आना होगा। ज़रूरत है हम लोग को क्या करना कि हम लोग अपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखें। प्लस आज के टाइम पर कोरोना के बाद हमने देखा सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम में आगे बढ़ चुकी हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सा ध्यान दें, क्योंकि जितनी चीज़ें डिजिटलाइज होंगी उतना ही ज़्यादा कंसर्न बढ़ेगा, है ना।
क्योंकि यहाँ पर अटैक भी हैकिंग वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, उसके बेसिस पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और तीसरी ज़रूरत यह है कि हमने रिसेंटली देखे हैं बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं। चाइनीज़ ग्रुप जिसको रेडोई को बोलते हैं, इसने अटैक किया था, प्लस चाइनीज़ हैकर ग्रुप स्टोन पांडा हो गया, इसने अटैक किया था, और भी बहुत सारे अटैक हुए। यूएसए पर यहाँ पर साइबर अटैक हुआ। इंडिया पर आप देख पाओगे पिछले साल की बात है, मुंबई में जो पावर आउटेज हो चुका था तब अटैक हुआ। तो बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सरकार के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा मेंटेन करती है, चाहे वो जोग्राफिकल मिलिट्री डेटा हो या फिर स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, इन सब का डेटा सरकार मेंटेन करके रखती है। तो इसलिए हमें एक साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और हर बार हम लोग को अच्छे से स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके ऊपर अटैक हुआ तो डेटा ब्रीच हो सकता है, इससे काफ़ी बड़ा खतरा पड़ेगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर जैसे आप हो, मैं हूँ, हमारी जो बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पर एक तरीके से भरी पड़ी है, ठीक है। तो उनको भी काफ़ी बड़ा थ्रेट है, उनको भी काफ़ी बड़ा खतरा है। तो इस बेसिस पर भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। बिजनेसेस की लिए बात करें तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम में भरा पड़ा है, तो यहाँ पर उनके ऊपर भी प्रोसेस मतलब पॉसिबिलिटी कि साइबर अटैक उनके ऊपर भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए। सरकार क्या इनिशिएटिव उठा रही है? तो सरकार आज के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाती है, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, जो कि साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, साइबर अटैक को कम करने के ऊपर फोकस रखता है। उसके बाद साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। ये सारे इनिशिएटिव सरकार उठाती है ताकि क्या कर जा सके, साइबर क्राइम्स को हम लोग कम से कम कर सकें। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इकलौता सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने रिसेंटली देखा यूएस की सरकार ने चाइना के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। वो सैंक्शन इसलिए लगाए क्योंकि चाइना के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार करता है चाइना, इस वजह से यहाँ पर यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए। लेकिन उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी सैंक्शन लगा दिए हैं यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, ठीक है। यूएस के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं। चाइना ने रिटेलिएट किया है इसको, चाइना ने एक तरीके से बदले में जवाब दिया है। तो चाइना ने ट्यूसडे में यहाँ पर आप कह सकते हो सैंक्शंस अनाउंस किया। लगभग 4 मेंबर हैं यूएस गवर्नमेंट कमीशन के, इनके ऊपर ये सैंक्शन लगाए गए हैं। और चाइना ने बोला इसको टिट फॉर टैट, आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए और हमने आपके ऊपर लगाए, दैट इज टिट फॉर टैट सैंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो टिट फॉर टैट है इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रिसेंटली यूएस ने क्या किया है, यूएस ने बोला है कि हम लोग जो फरवरी के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं बीजिंग के अंदर उसको बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग नहीं जाने वाले। उसके बदले में चाइना ने भी काफ़ी हद तक कुछ किया। चाइना ने बोला कि हम लोग भी फॉरेन शूज़ क्लॉथिंग ब्रांड्स को बॉयकॉट करेंगे, हम लोग भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिटेलिएशन में जवाब देंगे। तो अपने में आप देख पाओगे सैंक्शन चल रहा है खेल इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देख पाओगे। प्लस उसके बाद बोला गया किन किन लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, वो यहाँ पर नाम मेंशन है जो कि आपसे कहीं भी नहीं पूछने वाले, तो यहाँ पर इसको आपको स्किप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मेंशन ये है क्योंकि चाइना क्या करता है उइगर मुस्लिम्स के ऊपर, खासकर जो जिंजियांग रीजन के अंदर उइगर मुस्लिम्स है उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करता है। इसी वजह से यहाँ पर यूएस बार बार चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाता है। जब भी पूरे दुनिया भर में कभी भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है ना, तो सबसे टॉप पर उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा आता है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उइगर मुस्लिम्स हैं कौन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एक मैप भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो पाओगे, ये आप देख पाओगे मैनुअल स्कैवेंजिंग इसको कहते हैं, ठीक है। मुझे पिक्चर पहले दिखा देना चाहिए था। इस प्रकार से पर मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको चाइना का मैप नज़र आएगा। ऊपर ये भी जो जिंजियांग वाला रीजन है यहीं पर है, ये जो पोर्शन है इसको जिंजियांग बोलते हैं। यहीं पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। इन उइगर मुस्लिम्स के ऊपर ही चाइना अत्याचार करता है। इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये लगातार चर्चा में नजर आएगा, ठीक है। तभी यहाँ पर यूएस इनके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो उइगर मुस्लिम्स आज के टाइम पर मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगी। उइगर यहाँ पर ये अपनी खुद की भाषा बोलते हैं जो कि थोड़ा बहुत टर्किश से मिलती जुलती है। और आज के टाइम पर उइगर्स लगभग बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे, चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। चाइना के साथ साथ आज के टाइम पर और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स, जैसे कि उइगर्स की बहुत सारी पॉपुलेशन, एक सेकंड कहाँ गया यार, ये हाँ, उइगर्स की बहुत सारी पॉपुलेशन कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिंजियांग रीजन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप देख पाओगे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो जिंजियांग रीजन है ये पूरा का पूरा 8 देशों से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान। इन सभी आप देख पाओगे एरिया से ये जो जिंजियांग रीजन है ये अलग अलग लोगों से मतलब अलग अलग कंट्री से बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैंशन करी गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जाए और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर ये काफ़ी सारी कंट्री से बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जाए, जो उइगर मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उइगर मुस्लिम बहुत समय पहले से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। अत्याचार क्या, फोर्स डिटेंशन कर रखा है, ज़बरदस्ती कस्टडी में डाल रखा है, प्लस उनको अपनी जो बियर्ड्स हैं उनको ग्रो करने की पूरी तरह से इजाज़त नहीं है, ठीक है। जो वो लोग कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पर चाइनीज़ एडिशन की देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से पूरी तरह से गुलामी कर रहे हैं वो लोग। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से अत्याचार होता है। और चाइना यहाँ पर क्या बोलता है, चाइना बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक तरीके से उनको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाइना इसके रिटेलिएशन में ये बोलता रहता है। और चाइना क्लेम ये भी करता है कि जो उइगर ग्रुप्स हैं, उइगर ग्रुप्स चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, कि हमें एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाए। चाइना ये बोलता है, इसी वजह से हम लोग को डर रहता है। तो चाइना को डर यह है कि उइगर मुस्लिम्स यहाँ पर एक पूरी इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते तो चाइना की कहीं टेरिटरी को अलग से लेकर ना चले जाएँ, ठीक है। तो ये खतरा रहता है। अच्छा, इंडिया का क्या स्टैंड इसके ऊपर, देखो इंडियन सरकार यहाँ पर अपने आप को साइलेंस रखती है। उइगर मुस्लिम्स के ऊपर आपने कभी भी सुना है कि हाँ इंडिया ने यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स को लेकर चर्चा करी है? तो ऐसे प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। इंडिया ने अपने आप को साइलेंट रखा है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। वे फॉरवर्ड यही है कि सारी कंट्रीज साथ में आएँ, सारी कंट्रीज मिलकर चाइना के ऊपर तरीके से जोर डालें कि चाइना यहाँ पर ये जो प्रोसिक्यूशन है इसको रोके और एक तरीके से मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है इसको रोका जाए, ठीक है, खासकर उइगर मुस्लिम्स के ऊपर। ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आर्टिकल तो ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन कुछ खास नहीं है। ये आर्टिकल अगले साल में रह कितने दिन गए तो तभी चर्चा में आने वाला है। जो नेटो है, बेसिकली नेटो यहाँ पर मांग करता है कि रशिया के साथ हमें डिस्कशन करना है और रशिया के साथ बातचीत होगी अगले साल। तो अगले साल हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। अगले साल कितना अजीब लग रहा है ना यार। हालांकि यहाँ पर बचे कुछ दिन हैं, ठीक है, 8-9 दिन बचे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तभी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल के अंदर इसी पेपर के अंदर पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास नहीं है ये वाला भी। मतलब देखो इकोनॉमी की पोर्शन पर कभी कभी मतलब रेयरली कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर टर्म्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन आप देख पाओगे रोजाना यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्शन पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप जैसे आर्टिकल देख पाओगे, इसमें क्या है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल आउटपुट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। मतलब इंडिया ने जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करता है, रिफाइन करने के बाद हम लोग पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पेट्रोल, और वो एक तरीके से डीजल वगैरह बनाता है रिफाइनिंग करने के बाद। तो ये जो प्रोडक्शन है नवंबर के महीने में गिरा है। अक्टूबर में लगभग 2.5 मिलियन टन के आसपास था, नवंबर में 2.43 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलेगा। पिछले साल भी आप देख पाओगे तो इतना ही था, बहुत ज़्यादा कम था। और आज के टाइम पर आप कह सकते हो नवंबर के महीने में ये गिरा है। और यही सारी नंबरिंग यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। नंबरिंग कितनी पढ़ोगे यार, ठीक है, यही सारी नंबरिंग यहाँ पर लगातार मेंशन करी गई हैं कि कितने कितने परसेंट से बार बार गिरावट देखने को मिली है। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्शन को डिस्कस करा करो, और बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ कभी कभी इकोनॉमिक सेक्शन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, रोजाना कोई भी खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है, एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी। सरकार ने क्या किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को कट डाउन कर दिया है ऑन रिफाइंड पाम ऑयल को लेकर, ठीक है। जो रिफाइंड पाम ऑयल है, ठीक है, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग कट डाउन कर रहे हैं। मतलब इंपोर्ट के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते थे वो थोड़े से कम लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा इंपोर्टिंग होगी, ठीक है। ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एक तरीके से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होगा, ज़्यादा डिमांड, मतलब ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो आज के टाइम पर प्राइसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो इन्हीं प्राइसेस को कम करने के लिए, इन्हीं रेट्स को डाउन करने के लिए आप कह सकते हो डोमेस्टिक रिटेल मार्केट के अंदर ये काम किया जा रहा है, इंपोर्ट को कट डाउन किया गया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या क्या रेट चल रहा है वो मेंशन है, जो कि आपके लिए फिर से अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो उसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, क्योंकि यहीं तक न्यूज़पेपर था। आज हमने एडिटोरियल पहले डिस्कस कर लिया है। आप लोग बताना कितना इफेक्टिव आप लोगों को लेक्चर लगा है एडिटोरियल पहले डिस्कस करने के बाद, या पहले रखें एडिटोरियल या बाद में रखें, या आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।